नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, जो खास तौर से सभी स्टूडेंट्स का जो कॉमन प्रॉब्लम्स है या कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं टूल एंड टेक्निक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका ज़्यादा सॉल्यूशन करवाएं। तो अपन पीजी वाला जो पोर्शन है उनमें हर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, लेकिन पीजी वाले जो पोर्शन है मैंने हालांकि पहले भी सॉल्व करवाए हैं और वही क्वेश्चंस मैं बार बार में रिपीट अगर करता हूं तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ फीड हो जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से अगर आपको घुमा फिरा के पूछा जाए तो भी आप उनका रिप्लाई आराम से कर सकते हो। जैसे कि अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन जो टर्म है डीएनए एम्प्लीफिकेशन ये हमेशा आता है, ठीक है। इसे कई बार जगह लिखा होता है जीन एम्प्लीफिकेशन, ये जीन एम्प्लीफिकेशन भी लिखा होता है। कई जगह जीन क्लोनिंग लिखा होता है, मल्टीपल कॉपीज कह सकते हो, जीन क्लोनिंग, मल्टीपल कॉपीज कह सकते हो। किसी भी मेथड से आपको पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जैसे यहां पे अपन देखेंगे कौन सी टेक्निक यूज में आती है, पीसीआर टेक्निक यूज में ली जाती है। पीसीआर टेक्निक में एक तो हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, इसका आपको पता है, मैंने पहले भी बताया आपको, इसका जो इन्वेंशन है या इन्वेंशन जो है वो अपन देखेंगे यहां पर। तो इन्वेंशन कैरी मुलिस ने किया था, ठीक है। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं तो आप कहोगे 3 स्टेप्स होते हैं। प्रत्येक साइकिल के अंदर डीएनए की जितनी संख्या उसे जस्ट डबल कर देता है ये, ठीक है ना। तो ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड जिसके अंदर किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को उसकी कम समय के अंदर मल्टीपल कॉपीज अगर आप बनाना चाहते हो तो आप पीसीआर टेक्निक है उसमें यूज में ले सकते हो। ये एक थर्मल स्टेबल टेक्निक है, इसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। इसमें टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यूज में आता है। ये क्वेश्चन पहले मैं सोल्व करा चुका हूँ, ठीक है ना। टैक डीएनए पॉलीमरेज है वो यूज में आता है। इसके अलावा कभी आपसे पूछा जाए तो वेंट यूज में आता है, वेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज, इसको यूज में लिया जाता है। इसमें 3 स्टेप जो मैंने अभी आपको बताई है, यहां पे अपन देखेंगे डीनेचुरेशन, और रीनेचुरेशन है ना, एनालिंग स्टेज भी कहते हैं इसे। और यहां पर आ जाएगा सिंथेटिक स्टेज या सिंथेसिस फेज कहते हैं इसे। इस टेम्परेचर के ऊपर यहां पर सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है वो कौन से स्टेज में होता है, तो पहली स्टेप जो होती है उसके अंदर होता है 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सेकेंड स्टेप जो होती है जिसमें प्राइमर इससे जोड़ा जाता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनके ऑपोजिट एंड के ऊपर प्राइमर जब आप जोड़ते हो तो टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रखा जाता है। लेकिन जब आप डीएनए का सिंथेसिस करते हो तो उसमें एरर फ्री बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, लगभग 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा एरर ना हो, करेक्ट बेस पेयरिंग आपके सामने बैठे डीएनए के सामने, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिसमें पीसीआर को अपन यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें किसी भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को उनकी साइज के अकॉर्डिंग आप सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको जो चार्ज है वो नेगेटिव कर दिया जाता है। डीएनए और आरएनए के ऊपर चार्ज पहले से नेगेटिव होता है और प्रोटीन जब आप सेपरेट करना चाहते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा तो उसमें एक एसडीएस जो है उसको यूज में लिया जाता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, एक डिटर्जेंट होता है, उसको यूज में लिया जाता है। वो भी क्या करता है, प्रोटीन को यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दे देता है। जब प्रोटीन पूरी नेगेटिव हो जाती है तो वो कहाँ जाएगी, सीधी सी बात है पॉजिटिव
नोड की ओर जाती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किसी भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है, कोई भी सेल के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उन सभी को अगर आप उनकी डेंसिटी के आधार पर, उनकी सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर, उनके मोलिकुलर वेट के आधार पर यदि आप सेपरेट करना चाहते हो, प्यूरिफाई करना चाहते हो, प्रोटीन प्यूरिफाई करना चाहते हो, तो सेंट्रीफ्यूज आप यूज में ले सकते हो। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किसी भी सैंपल के अंदर उपस्थित बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उनकी आप क्वांटिटी मापना चाहते हो, उसकी मात्रात्मक जो मात्रा है, उसकी कितनी मात्रा उसके अंदर सैंपल में प्रेजेंट है, वो आप पहचानना चाहते हो, वो आप पहचान सकते हो उसकी। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया है, कोई सस्पेंशन है आपके पास, कोई सॉल्यूशन है, उसमें कितनी बैक्टीरिया क्या है सॉल्यूशन है, कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, तो कंसंट्रेशन आप ज्ञात कर सकते हो उससे, प्लस उसकी प्योरिटी है वो चेक कर सकते हो कितनी प्योरिटी है। ठीक है ना, तो ये एक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे, विच टूल सेपरेट सेल कंपोनेंट बाय डेंसिटी, डेंसिटी के आधार पे कौन से कंपोनेंट, कौन से टेक्निक है वो यूज में लोगे, तो यहाँ पर सीधा सा दिया गया है सेंट्रीफ्यूज, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन में सेंट्रीफ्यूज के अंदर अपन क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ अपन क्या करते हैं, सेटल करते हैं किसी भी, यहाँ पर एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर को आप क्या करते हो, एक एक्सिस के ऊपर इसको रोटेट किया जाता है, रोटेट किया जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगता है यहाँ पर, और इसमें क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस एक्स के ऊपर घूमने के कारण से नीचे की तरफ सेटल होते हैं, और लाइट जो पार्टिकल होंगे वो सब कहाँ पे सेट होंगे, ऊपर की तरफ सेट होंगे, ये लाइट, और यहाँ पर आ जाएंगे हैवी, हैवी पार्टिकल यहाँ पर आते हैं। दूसरी चीज़ इससे संबंधित क्या हो सकती है कि यहाँ पर आप सेल के कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हो, तो सेल को कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक सेल है, सेल को आप डैमेज करते हो, सेल में से कितने कंपोनेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल कोशिकांग है, उनको आप सेपरेट करना चाहते हो, तो कौन सा सॉल्यूशन आप यूज में लोगे, तो सुक्रोज, ग्रेडियंट, सुक्रोज का ग्रेडियंट यूज में लिया जाता है किसी भी सेल के कोशिकाओं को सेपरेट करना यदि चाहते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए यदि आप नीचे की तरफ देखोगे, सेल को जो सेपरेट कर रहे हो आप कंपोनेंट को, कोशिकाओं को, किसकी सहायता से, सुक्रोज ग्रेडियंट की सहायता से अगर आप सेपरेट कर रहे हो, तो सबसे नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे हैवी होता है, इसलिए न्यूक्लियस सबसे पहले नीचे सेट डाउन होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ अगर आपको कोई पार्टिकल मिलेंगे तो वो कौन से होंगे, सबसे छोटे वाले, राइबोसोम। अब वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, सेल के कंपोनेंट को किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, तो आप कहोगे सुक्रोज ग्रेडियंट के द्वारा। यदि सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, सेम इसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूज का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को आपको सेपरेट करना हो, तो कौन से मेथड से आप सेपरेट करोगे, तो यहां पर सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड जो है उसको यूज में लिया जाता है, उसका ग्रेडियंट यूज में लिया जाता है, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट किसके सेपरेट करने के लिए, डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए। लेकिन सेल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए आपको सुक्रोज ग्रेडियंट यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे अपन देखते हैं, आज अपनी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका कंप्लीट काम हो चुका है और उसको अपन ने फाइनली प्रिंटिंग के अंदर भेजा है आज। तो आपको 30 मार्च से पहले पहले आपको वो बुक मिलेगी, और उससे पहले अपन डेली, मुझे थोड़ा सा टाइम रहेगा, अभी टाइम मिलेगा, तो अब अपन डेली जो आपके एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके बारे में डेली अपन क्लास लेके आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आप बुक मिले तो बुक को जब आप सोल्व करो तो ये चीज़ें पहले से आपके क्लियर रहे। उस बुक में इतने क्वेश्चंस, इतने सॉल्यूशन डाले हैं कि एक बुक है, 5 पेपर हैं, पीजीटी जो पोर्शन है आपका, पीजी वाला पोर्शन है, उसके 100 क्वेश्चंस डाले हैं, उसके अलावा 2 आपके टेस्ट क्वेश्चन डाले हैं, मॉक टेस्ट, ताकि आप उनको भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो उनकी डिटेल जो है काफ़ी अच्छी दी है, 400 पेज के आसपास की बुक है वो रही है,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पर्पज होता क्या है? तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे बायो मोलिक्यूल। कौन से बायो मोलिक्यूल? चार्ज्ड मोलिक्यूल। सबसे बड़ी बात है, ये लाइन याद रखना आपको, चार्ज बायो मोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए किसके बेसिस पे? साइज के आधार पर, साइज के आधार पर सेपरेट किया जाता है। अब आप ये कहोगे इसमें चार्ज क्यों नहीं लिखा आपने? तो चार्ज मैंने पहले बता दिया, इसमें चार्ज मॉलिक्यूल ही आप सेपरेट कर पाते हो। तो चार्ज तो पहले से ही है, आप सेपरेट किसके बेस पे कर रहे हो? उनकी साइज के, उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल के साइज के आधार पर सेपरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें इसकी देखो, मॉलिक्यूल जो होते हैं, बायोमॉलिक्यूल है, खास तौर से अपन इसमें सेपरेट किसको कर रहे हैं? यहाँ पर डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन को सेपरेट आप कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि इनको अलग अलग कैसे सेपरेट अपन कर पाएंगे। डीएनए और आरएनए जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है, साइज बड़ी होती है। बड़ी साइज को सेपरेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? जेल जो यूज में ले रहे हो, इसमें एग्रोज जो जेल यूज में ले रहे हो, उसमें कम कंसंट्रेशन आपको यूज में लेनी पड़ेगी, लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन होगी तो जो पोर है जेल के, उनकी साइज बढ़ जाती है, और पोर की साइज बढ़ेगी तो बड़े मॉलिक्यूल है वो आराम से इनमें से निकलते हुए नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट कर पाते हैं। प्रोटीन की आप देखोगे तो साइज छोटी होने के कारण से, स्मॉल साइज और मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण से, इनमें पोर की साइज कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। इसलिए इसमें जो जेल है वो कौन सी यूज में ली जाती है? तो पॉली एक्रिल एमाइड जेल है वो यूज में ली जाती है। प्लस इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, तब जाके वे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाते हैं। प्रोटीन के ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, तीनों चार्ज हो सकते हैं। लेकिन अब अपन क्या करेंगे? प्रोटीन को एकदम इक्वल चार्ज देने के लिए इसमें SDS मिलाते हैं, जो क्या है? एक डिटर्जेंट है, और इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो जो प्रोटीन आप सेपरेट करना चाहते हो, उसको ये क्या करता है? पूरे को नेगेटिव कर देता है, चाहे उसके ऊपर खुद के ऊपर कोई भी चार्ज रहा होगा। लेकिन अब ये प्रोटीन कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। इसका मतलब नेगेटिव हो गई, ओवरऑल यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है, जिसके कारण से ये हमेशा नेगेटिव आयन से पॉजिटिव आयन की ओर मूवमेंट करते हैं। इस प्रकार से बैंड बनते हैं, तो इस साइड में मूवमेंट ये शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई अपनी कौन सी? पर्पज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को देखने के लिए एम्पलीफाई आरएनए, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन, मेजर टू पीएच। तो इसमें ऑप्शन में ए दिया है तो वही राइट है, क्योंकि डिपेंड करता है, आपको मैं कह रहा हूँ, टेक्निक आपको पूरी पता होना चाहिए, थ्योरी आपको पूरी पता होना चाहिए, इसको अप्लाई कहाँ करना है वो आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि अगला आपसे पूछना क्या चाहता है। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है मॉलिक्यूल को सेपरेट करने का, तो नहीं है तो क्वेश्चन गलत थोड़ी है। क्वेश्चन में तो सही बताया है कि डीएनए को आप देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि अगर डीएनए सेपरेट करोगे आप, तो इसके साथ में आपको ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो आपको यूज में लेनी पड़ती है, एक डाई यूज में लेनी पड़ती है। और इथिडियम ब्रोमाइड को आप UV लाइट की उपस्थिति में देख पाते हो, और UV लाइट की उपस्थिति में जब आप देखोगे तो डीएनए की जो बैंड और इथिडियम ब्रोमाइड की लाइट है वो लाइट इमिट करती है। तो ये मॉलिक्यूल लाइट इमिट करेंगे, तो ये कैसी लाइट इमिट करेंगे? ऑरेंज लाइट जो है वो इमिट की जाती है इनके द्वारा।
ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में ही आप इसे देख पाते हो। तो ये भी एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है। इथिलीन ब्रोमाइड कैसा है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में जाके फंस जाता है और डीएनए के अंदर म्यूटेशन उत्पन्न करता है। ये सभी चीजें हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टेक्निक इज यूज फॉर प्रोटीन सेपरेशन। प्रोटीन सेपरेशन, अब देखो प्रोटीन सेपरेशन पूछा है, यहाँ पर चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं दिया है, तो अपन ऑप्शन देखें, साउदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग और ईस्टर्न ब्लोटिंग। अगर ब्लोटिंग दी है तो आपको वेस्टर्न ब्लोटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है वो यूज में ली जाती है। साउदर्न ब्लोटिंग जो है वो खास तौर से डीएनए को सेपरेट करने के लिए काम आती है और ये प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए काम आती है। नॉर्दर्न ब्लोटिंग जो है वो आपको आरएनए के सेपरेट करने के लिए काम आती है। इस प्रकार से इनको यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहां पर 5 नंबर, व्हाट डज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मापता क्या है? तो सीधी सी बात है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई सैंपल भरा है, यहां पर ये लिक्विड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई बायोमोलिक्यूल या कोई भी कंटेंट प्रेजेंट है, यहां पर आप इसकी मात्रा ज्ञात करना चाहते हो, इसकी कंसंट्रेशन आप ज्ञात करना चाहते हो, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है वो अपन लाइट यहां पर डालते हैं। यहाँ पे लाइट अपन डालेंगे। ये लाइट आपने इमिट की। अब इमिट की तो कितनी लाइट यहां पर रुक गई वो क्या कहलाती है, एब्जॉर्बेंस कहलाती है। यहां पर कितनी लाइट इन सॉल्यूट के द्वारा, इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, अवशोषण कर ली गई है, उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस। ये एब्जॉर्बेंस है। कितनी लाइट इस सॉल्यूशन से पास आगे हुई है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। तो इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में खास तौर से आपको एब्जॉर्बेंस जो है वो ज्ञात की जाती है। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, जितनी ज़्यादा लाइट सैंपल के द्वारा रोकी जाएगी, उतनी ही मात्रा के अंदर इसमें क्या है, सैंपल उपस्थित है आपका, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उतनी ही अधिक है। एब्जॉर्बेंस इक्वल टू कंसंट्रेशन इन सैंपल। जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। जितना ट्रांसमिशन अधिक होगा, ट्रांसमिशन अधिक होगा उतना ही कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है। अब एब्जॉर्बेंस की बात करें, जितना एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा उतना ही ट्रांसमिशन कम होगा, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे अपन, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को ज्ञात किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट, पीएच लेवल, प्रोटीन सीक्वेंसिंग। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। तो किसी भी सैंपल में उपस्थित मॉलिक्यूल्स, कोई भी कण, किसी भी चीज की आप कंसंट्रेशन ज्ञात करना चाहते हो तो एब्जॉर्बेंस के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। जितनी एब्जॉर्बेंस होगी उतनी उसकी कंसंट्रेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, विच ऑफ दीज इज यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से कौन सा यूज में आता है, पीसीआर यूज में आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो इसके अकॉर्डिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीसीआर जो है, किसी भी जीन की अपन क्या चाहते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, जो किसमें काम आती है, RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज में ली जा सकती है। ठीक है, यहां पर ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पर 7 नंबर, विच टेक्निक आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक प्रोटीन। अगर आप स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आपको कोई ना कोई ऐसा प्यूरिफाई मेथड यूज में लेना पड़ेगा, जैसे क्रोमेटोग्राफी आती है। तो क्रोमेटोग्राफी को आप प्यूरिफाई करने के लिए यूज में ले सकते हो। अगर आपको पूछा जाए प्रोटीन को सेपरेट करना है तो फिर जेल इलेक्ट्रोफोर्स यूज में ले लो, SDS पेज यूज में ले लो। लेकिन यहाँ पर प्यूरिफाई की बात कर रहा है ये, तो प्यूरिफाई में नॉर्दर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन नहीं है तो वापस वही है। तो यहाँ पर प्रोटीन को यदि प्यूरिफाई आप करना चाहते हो तो वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है वो यूज में ली जा सकती है। इसके अंदर प्रोटीन को जब सेपरेट किया जाता है,
ठीक है, प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है और किसके ऊपर रखा जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर, नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर लगाया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज को। इस नाइट्रोसेल्यूलोज को एक जो पात्र होता है उसके अंदर रखा जाता है, यहां पर रख दिया आपने। इसके अंदर पहले से जो भरा होता है, यहां पर यहाँ पे जो पहले से भरा है वो लिक्विड जो भरा है, वो सॉल्यूशन जो भरा है वो किसका भरा हुआ है, प्रोब का भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन में क्या है, प्रोब है। और यहाँ पर प्रोब जो है, प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन यदि आप करना चाहते हो तो प्रोटीन एक्ट एज ए एंटीजन के रूप में काम कर रही है। तो एंटीजन को कौन पहचानता है, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर प्रोब जो होती है वो आपकी एंटीबॉडी यूज में ली जाती है। ये एंटीबॉडी इस प्रकार से, जैसे मान लो ये है, ये एंटीबॉडी है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो लगा होता है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में जैसे मान लो ये प्रोटीन के ऊपर जाके जुड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। इसकी प्रेजेंस के आधार पर अपन इस प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए अपने यूज में लेते हैं तो वेस्टर्न ब्लोटिंग जो टेक्निक है यूज में लेते हैं। ये क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, ठीक है। और ये प्रोब सॉल्यूशन है। प्रोब सॉल्यूशन, प्रोब किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी प्रोटीन, कोई भी ऐसा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जो आपके पहले से नोन हो। अगर डीएनए है तो उसकी सीक्वेंस नोन होनी चाहिए, और यदि एंटीबॉडी है तो इसका जो पैराटोप है एंटीजन के स्पेसिफिक जो पकड़ेगा उसको, वो पता होना चाहिए आपको एंटीजन का, इसका एंटीबॉडी का। तो ये चीजें हैं, ठीक है, इसे प्रोब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखोगे यहां पर, विच टूल इज यूज्ड डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब है कि भी डीएनए के ऊपर जो उपस्थित सीक्वेंस है उनको आप ज्ञात करना चाहते हो। ये ज्ञात करना चाहते हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हो, सीधी बात, सीक्वेंसिंग मेथड। माइक्रो एरे से तो जीन का एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। नेक्स्ट, जीन सीक्वेंसर जो है ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप जीन की सीक्वेंस है वो ज्ञात कर सकते हो। पीसीआर जीन एम्प्लीफिकेशन में काम आता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी भी बायोमोलिक्यूल जो है जिनका आप मोलिकुलर वेट ज्ञात करना चाहते हो, मास ज्ञात करना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच टेक्निक इज यूज टू विजुअलाइज लाइव सेल। ये क्वेश्चन भी हमेशा आरपीएससी में पूछा गया है। किसी भी जीवित सेल को विदाउट स्टेन, लिविंग सेल, ट्रांसपेरेंट सेल, विदाउट स्टेन या स्टेनलेस, सभी चीज़ों को यदि आप कौन से माइक्रोस्कोपी से आप देख सकते हो ऐसी सेल को, तो आप कहोगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप देख सकते हो। कौन सा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप डेड सैंपल को यूज में लेना पड़ेगा आपको। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में किसी भी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको बता दिया, किसी भी सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो ज्ञात कर सकते हो आप सॉल्यूट की। क्वेश्चन नंबर 10, अब अपन लगभग जो क्वेश्चन है उनका डिटेल अपन ने देख ली है। वो डज माइक्रो एरे डिटेक्ट। देखो माइक्रो एरे क्या होती है, माइक्रो एरे एक चिप होती है। माइक्रो एरे एक चिप होती है, इसके ऊपर पहले से डॉट लगे होते हैं। किसी भी आप जीनोम है कोई भी, उसका जीनोम आप इस चिप के ऊपर पहले पूरा लगा होता है। अब आपका जीन देखना है आपको, कोई आपने सैंपल लिया, उस सैंपल का जीन आपको देखना, वहाँ से जीन कि कौन सा जीन इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा जीन है जिसका आरएनए बन चुका है, कौन सा आपका जीन एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कोई डीएनए है आपकी बॉडी में, वो डीएनए अगर आरएनए बन चुका है इसका मतलब वो जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है। तो उसको आरएनए की प्रेजेंस के आधार पर आप क्या लगा सकते हो, उसका अंदाज लगा सकते हो कि ये जीन है वो एक्सप्रेस हो चुका है। तो ये एक माइक्रो एरे चिप होता है, उसमें जीन का एक्सप्रेशन और उसकी एक्सप्रेसिविटी
कितना एक्सप्रेस हो रहा है, उसका लेवल क्या एक्सप्रेस होने का, क्या कम एक्सप्रेस हो रहा है, क्या अधिक एक्सप्रेस हो रहा है, वो सभी भी आप चेक कर सकते हो इससे। तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन जो है वो सबसे बेस्ट मेथड किसके कर सकते हो आप, माइक्रो एरे टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल एम्पलीफाइज स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंसिंग। अगर स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस को आप बढ़ाना चाहते हो तो अपन जानते हैं कि आरएनए सीक्वेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे अपन ने एक कोरोना के अंदर यूज में लिया था, कोरोना के अंदर तो RT-PCR बढ़ाओगे तो PCR सी, लेकिन यहां पर RT-PCR होगा, रिवर्ट PCR होगा, आरएनए से DNA बनाएगा ये रिवर्ट PCR। तो यहां पर क्या है, RT-PCR, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कोरोना के अंदर खूब प्रचलित हुई थी ये चीजें, तो आपको पता होगी पहले से। विच टेक्निक इज यूज टू प्यूरिफाई प्रोटीन। देखो प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए मैंने बताया आपको, तो वहां पर क्रोमेटोग्राफी हो सकता है या वेस्टर्न ब्लोटिंग हो सकती है। तो यहां पर देखो PCR, क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकती है ना, दोनों ऑप्शन है। तो आप ऐसा नहीं देखते कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इसके ऊपर, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कर सकता है, इसको सेपरेट कर सकता है, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकता है, लेकिन प्यूरिफाई को चेक नहीं कर पाएगा। ये प्यूरिफाई कौन कर सकता है, क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिफाई इसको कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। 13 नंबर में देखोगे, विच टूल हेल्प डिटरमाइनिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन की यदि स्ट्रक्चर आप ज्ञात करना चाहते हो तो सीधे सा पहले मेथड बता चुका हूं मैं कि एक्सरे जो क्रिस्टलोग्राफी मेथड है वो सबसे बेस्ट है। किसी भी प्रोटीन की आप स्ट्रक्चर ज्ञात करना चाहते हो, कोई एंजाइम है आपके पास में, कोई हार्मोन है आपके पास में, उसकी 3D स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है। एलिजा, एंटीबॉडी एंटीजन की उपस्थिति, माइक्रोएरे जीन एक्सप्रेशन, PCR जीन एम्पलीफिकेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द फॉलोइंग इज DNA कटिंग एंजाइम। DNA कटिंग एंजाइम कौन सा है, मतलब मोलिकुलर सीजर अपन जिसे कह सकते हैं, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, मोलिकुलर सीजर कहा जा सकता है, आणविक कैंची कहा जा सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर कौन से हो सकते हैं, तो सीधा सा है, प्लाज्मिड से स्टार्ट करते हैं अपन और YAC तक जाते हैं, BAC, और कोस्मिड, प्लाज्मिड, फाज्मिड, ठीक है, अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ी DNA की यदि क्लोनिंग करनी हो, लार्जेस्ट DNA क्लोनिंग, तो इसमें 2000 से या 3000 किलो बेस पेयर की DNA की भी कॉपी इसमें की जा सकती है। BAC, इसमें आप कह सकते हो 150 से लेकर 300 KB की DNA की क्लोनिंग की जा सकती है। कोस्मिड की बात करते हो तो लगभग 45 KB के आसपास कर सकते हो। प्लाज्मिड के अंदर जो है वो 5 KB या 4 KB के आसपास क्लोनिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें प्लाज्मिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, विच टेक्निक सेपरेट मोलिक्यूल ऑन देयर चार्ज। चार्ज के आधार पे मोलिक्यूल सेपरेट कर पाते हो, तो सीधा सही है इसमें, तो जेल, इसमें सेंट्रीफ्यूज दिया है तो है ही नहीं, क्रोमेटोग्राफी है, ये कर सकते हो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कर सकते हो भाई। इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया है ऑप्शन, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यदि ऑप्शन दिया है तो पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक मेथड आता है, उसके द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज के द्वारा सेपरेट बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो साइज के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ट ऑप्शन है। विच मेथड इज यूज टू जीनोम एडिटिंग। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। जीनोम को किसी भी जीन थेरेपी, खास तौर से जैसे मान लो कि अपनी बॉडी के अंदर अपने पूर्वजों से अपने कोई एक डिजीज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, अब उसके जो जीन है, जो डिजीज या सिंड्रोम आपका कर रहा है, उस जीन में आप क्या कर सकते हो, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है उसी टाइम पे आप उस जीन में क्या करवा दो, एडिटिंग करवा दो। एडिटिंग का मतलब उसमें किसी प्रकार के चेंज कर दो आप, ठीक है ना। मतलब आप क्या करते हो, DNA को तोड़ देते हो, और वो DNA जब वापस जुड़ता है तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस हो ही जाता है, इसमें ऐसा काम किया जाता है। तो DNA में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्रिस्पर जो है, Cas9, ये टेक्निक इज द बेस्ट मेथड, ये याद रखना भाई, ये टर्म बार बार में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में
विच टूल मेजर प्रोटीन इंटरेक्शन। यदि प्रोटीन इंटरेक्शन आपको चेक करनी हो, प्रोटीन इंटरेक्शन हो, किसी के साथ भी इंटरेक्शन हो, तो यहाँ पर एलिजा दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिया है तो आएगा नहीं, माइक्रो एरे भी नहीं आएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर ज्ञात करने आता है, लेकिन आपको इंटरेक्शन ज्ञात करना है तो एलिजा, क्योंकि एंटीजन है प्लस एंटीबॉडी, ये इंटरेक्शन शो करता है। एंजाइम है तो एंजाइम, प्रोटीन है तो एंटीबॉडी, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो इंटरेक्शन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। विच मेथड डिटेक्ट आरएनए एक्सप्रेशन। अगर आपको आरएनए का एक्सप्रेशन चेक करना हो, किसके द्वारा चेक कर सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लोटिंग जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। आज के लिए अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर, विच मेथड इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा मेथड यूज में लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता क्या है भाई, सीधी सी बात है, कोई बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर आप क्या डालना चाहते हो, कोई जीन है या डीएनए का पार्ट है, उसको आपने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। ये जीन, ये प्रोटीन, ये क्या बनाएगा, अपने प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन के कारण से इस बैक्टीरिया के मोर्फोलॉजी में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था कि इसमें कैप्सूल का निर्माण हो गया था, उसने किसका निर्माण हो गया था, कैप्सूल से, कैप्सूल का निर्माण हो गया था, क्योंकि जो जीन इसमें आया था उस जीन ने क्या बना दिया था, कैप्सूल बना दिया था। तो किसी भी बाह्य जीन का अंदर आने के कारण से उस जीन में होने वाला मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात है, जीन इसमें डालना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जीन डाला जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब इसमें जीन डालने का मेथड देख लो, इलेक्ट्रोपोरेशन, पीसीआर के द्वारा डाल नहीं सकते, माइक्रो एरे के द्वारा डाल नहीं सकते, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा डाल नहीं सकते। इलेक्ट्रोपोरेशन होता है कि जब इसको किसी एक पात्र के अंदर रखा जाता है और इसके अंदर लिक्विड के अंदर जब रखा जाता है तो जीन है यहाँ पर डाल देते हैं बाहर अपना, ठीक है ना, ये जीन डाल दिया, काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर डालते हैं अपन। और इधर क्या लगा, इसमें इलेक्ट्रोड लगे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप सप्लाई करोगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक करंट के कारण से इनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉस्फोलिपिड जब डिस्टर्ब होंगे तो उनके बीच में हो सकता है कहीं पर छिद्र बन जाए। यहाँ पर जैसे ये अलग अलग हो गए, इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो इनके बीच में क्या हो गया, पोर। इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में यदि पोर का निर्माण हो और उन पोर से होते हुए डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाए तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में पोरेशन का निर्माण, मतलब पोर का निर्माण होना, उन पोर के माध्यम से डीएनए वो अंदर प्रवेश कर जाए और वो जीन, वो क्या आता है, अगर जीन डीएनए गया है अंदर तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा तो इसकी मोर्फोलॉजी में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, उसे क्या कहते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के अपने जो टूल टेक्निक के थे 50 क्वेश्चन थे वो यहाँ, मतलब 20 क्वेश्चन ही है, 20 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। कैसे लगे आप लोगों को, रिप्लाई जरूर दे के जाना। डेली अपन अब पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के जो एमसीक्यू हैं टूल टेक्निक के वो लेके आऊँगा, एक एक जो टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक टेक्निक के बारे में। आज के लिए अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।